आइए सुनते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास आँख की किरकिरी का 5वां भाग। आशा महेंद्र से पूछने लगी, सच सच बताना, मेरी आँख की किरकिरी तुम्हें कैसी लगी? महेंद्र ने कहा, बुरी नहीं लगी। आशा ने अत्यंत खिन्न होकर कहा, तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आती। महेंद्र बोला, सिर्फ एक को छोड़कर। आशा ने कहा, अच्छा, उससे ज़रा और बातें होने दो अच्छी तरह, फिर देखूंगी पसंद आती है या नहीं। महेंद्र ने कहा, फिर बातें? अब शायद बराबर के लिए ये सिलसिला जारी हो गया। आशा ने कहा, भद्रता के लिहाज से भी तो आदमी के साथ बात करनी पड़ती है। एक दिन के परिचय के बाद ही अगर बातचीत बंद कर दोगे तो किरकिरी अपने मन में क्या समझेगी? तुम्हारा तो सब कुछ निराला होता है, और कोई होता तो ऐसी स्त्री से बात करने के लिए खुशामद करता फिरता, और एक तुम हो जो समझते हो कि कहाँ की आफत आ पड़ी। अन्य लोगों की अपेक्षा अपने में इस प्रभेद की बात सुनकर महेंद्र को बड़ी खुशी हुई। बोला, अच्छा तो ठीक है प्रियतमे, इसमें इतने चंचल होने की क्या बात है? मेरे लिए तो भागने की कोई जगह भी नहीं, और तुम्हारी सखी भी कहीं भागी नहीं जाती, लिहाजा बीच बीच में मिलाप हुआ ही करेगा, और मिलाप होने पर आलाप करने की भद्रता भी पालन की जाएगी। तुम्हारे पति में कम से कम इतना ज्ञान तो है ही। महेंद्र मन ही मन समझता था कि विनोदिनी अब बराबर किसी न किसी बहाने से उसके सामने आएगी। गलत समझता था बेचारा। विनोदिनी उसके आसपास भी नहीं फटकती, और न कभी कहीं अचानक आते जाते में ही दिखाई देती। महेंद्र इस डर से कि कहीं उसकी तरफ से कुछ व्यग्रता न प्रकट हो जाए, स्त्री के आगे विनोदिनी का प्रसंग तक नहीं छेड़ सकता। बीच बीच में विनोदिनी का संग पाने के लिए अपनी स्वाभाविक और साधारण इच्छा को छिपाने और दमन करने में महेंद्र की व्यग्रता मानो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। उस पर विनोदिनी के उपेक्षा भाव ने उसे और भी उत्तेजित कर दिया। विनोदिनी से भेंट होने के दूसरे दिन महेंद्र ने मानो प्रसंगवश हंसी हंसी में आशा से पूछा, अच्छा, तुम्हारा अयोग्य पति तुम्हारी आंख की किरकिरी को कैसा लगा? प्रश्न करने के पहले ही आशा से इस विषय में उच्छ्वास पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट मिलेगी, महेंद्र को ऐसी दृढ़ प्रत्याशा थी। किंतु उसके लिए सब्र करने पर भी जब कोई फल नहीं मिला, तब उसने हंसी हंसी में ये प्रश्न उठाया था। आशा बड़ी मुश्किल में पड़ गई। आंख की किरकिरी ने तो इस विषय में कोई बात ही नहीं कही। इससे अपनी सखी पर उसे बहुत ही झुंझलाहट भी आई थी। आशा ने पति से कहा, ठहरो, पहले 2-4 दिन मिलने जुलने तो दो, तब तो कहेगी। कल का मिलाप था ही कितनी देर का, और बात ही क्या हुई थी? इससे भी महेंद्र कुछ निराश हुआ, और विनोदिनी के संबंध में निश्चेष्टता दिखाना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया। इस वार्तालाप के बीच में बिहारी आ धमका और पूछने लगा, क्या बात है महेंद्र भैया, आज तुम लोगों में किस बात पर बहस चल रही है? महेंद्र ने कहा, देखो तो भाई, तुम्हारी भाभी ने कुमुदनी या प्रमोदिनी न जाने किससे मछली का कांटा या बालों की डोरी क्या तो सहेला जोड़ा है, और इसीलिए मुझे भी उसके साथ चुरुट की राख या दिया सलाई की सीख नाम से कुछ न कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। बोलो भला, ये भी कोई बात है? आशा के घूंघट के भीतर दाम्पत्य कलह के मौन के बादल गरज उठे, और शायद आंखों में बिजली भी चमक उठी हो तो आश्चर्य नहीं। बिहारी क्षण भर चुपचाप खड़ा महेंद्र के मुंह की तरफ देखता रहा, फिर हंसकर बोला, भाभी, लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। ये सब तुम्हें बहलाने की बातें हैं। तुम्हारी आंख की किरकिरी को मैंने देखा है, और भी ज़रा जल्दी जल्दी देख सकूं तो उसे मैं हादसा, मेरा मतलब दुर्घटना नहीं समझूंगा। ये मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। किंतु महेंद्र भैया जबकि इतने आडंबर के साथ साफ साफ इनकार कर रहे हैं, तो ये तो बड़े संदेह की बात मालूम होती है। महेंद्र और बिहारी में बहुत ज्यादा अंतर है। आशा को इस बात का एक प्रमाण मिल गया। अकस्मात महेंद्र को फोटोग्राफी सीखने का शौक चढ़ा उठा। पहले उसने एक बार फोटोग्राफी सीखना शुरू करके छोड़ दिया था, अब फिर कैमरे की मरम्मत करा के फोटो उतारने शुरू कर दिए। घर के नौकर चाकर तक सबकी तस्वीरें खींचने लगा। आशा जिद कर बैठी, तुम्हें किरकिरी की एक तस्वीर खींचनी होगी।
महेंद्र ने अत्यंत संक्षेप में कह दिया। अच्छा, किंतु आंख की किरकिरी ने उससे भी संक्षेप में कह दिया ना। आशा को फिर एक बार कौशल रचना पड़ा और वो शुरू से ही विनोदिनी से छिपा न रहा। तय हुआ कि दोपहर को आशा उसे अपने सोने के कमरे में ले आएगी और वहीं किसी कदर सुला लेगी और फिर महेंद्र चुपके से आकर उसी अवस्था में उसकी तस्वीर उतार लेगा। इस तरह आशा अपनी जिद्दिन सहेली की सारी हेकड़ी धूल में मिला देगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि विनोदिनी कभी दिन में सोती नहीं, किंतु आशा के कमरे में आकर उस दिन उसकी आंखों में नींद भर आई। बदन पर एक लाल दुशाला डालकर खुली खिड़की की तरफ मुंह करके वो हाथों पर सिर रखकर ऐसे सुंदर ढंग से सो गई कि देखते ही महेंद्र को कहना पड़ा कि मालूम होता है मानो फोटो खिंचवाने के लिए जानबूझकर तैयार होकर ही सोई है। महेंद्र ने दबे पांव चुपके से कैमरा निकाल लिया। किस तरफ से फोटो लेने से अच्छा होगा ये तय करने के लिए पहले तो वो चारों तरफ से बहुत देर तक उसे अच्छी तरह देखता रहा। फिर आर्ट के लिहाज से उसे दबे पांव सिरहाने के पास जाकर उसके खुले हुए बालों को जरा इधर उधर कर देना पड़ा और पसंद न आने पर फिर उसमें संशोधन कर लेना पड़ा। वो आशा के कान में बोला, पैरों के पास दुशाले को जरा बाईं तरफ हटा दो। अपटू आशा ने चुपके से कान में कहा, मुझसे ठीक करते नहीं बनेगा, मैं नींद और छुटा दूंगी, तुम ही हटा दो ना। महेंद्र ने हटा दिया। अंत में फोटो उतारने के लिए महेंद्र ने ज्यों ही कैमरे में कांच डाला त्यों ही मानो किसी शब्द से विनोदिनी जाग कर हिल उठी और एक दीर्घ निश्वास लेकर भड़बड़ाकर उठ बैठी। आशा जोर से हंस पड़ी। विनोदिनी बहुत नाराज हुई और अपने ज्योतिर्मय नेत्रों से महेंद्र पर अग्निबाण बरसाती हुई बोली, ये आपका बड़ा अन्याय है। महेंद्र ने कहा, अन्याय है इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु चोरी भी की और चोरी का माल भी हाथ ना आया। गुनाह और बेइज्जत होने से मेरा तो इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ गए। लिहाजा अन्याय को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जो चाहें सो दंड दे सकती हैं। आशा भी विनोदिनी के पीछे पड़ गई। तस्वीर उतारी गई, किंतु पहली तस्वीर खराब हो गई। लिहाजा चित्रकार को दूसरे दिन और एक तस्वीर बगैर उतारे चैन नहीं पड़ा। उसके बाद दोनों सखियों को एक साथ बिठाकर सखित्व के चिर निदर्शन स्वरूप और एक फोटो उतरवाने में विनोदिनी ना नहीं कह सकी। बोली, लेकिन यही आखिरी फोटो है। सुनते ही महेंद्र ने उस प्लेट को बिगाड़ दिया। इस प्रकार फोटो खींचते खिंचवाते मेल मिलाप बहुत दूर अग्रसर हो गया। बाहर से हिलाते डुलाते रहने से राख में दबी आग फिर जल उठती है। नव दंपति का प्रेमोत्साह इधर जो कुछ थोड़ा बहुत म्लान होता आ रहा था, तृतीय पक्ष की चोट खाकर वो फिर जाग उठा। आशा में हास्यालाप करने की शक्ति नहीं थी, किंतु विनोदिनी इस दिशा में पर्याप्त खुराक दे सकती थी। इसीलिए विनोदिनी के अंतराल में आशा को एक जबरदस्त आश्रय मिल गया। महेंद्र को हर वक्त आमोद प्रमोद की उत्तेजना से ताज़ा बनाए रखने में आशा को अब विशेष उद्यम नहीं करना पड़ता। ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में महेंद्र और आशा दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने को निश्शेष कर डालने का डौल कर लिया था। इनके प्रेम का संगीत एकदम उच्च स्वर में ही शुरू हुआ था। ब्याज न खाकर इन लोगों ने मूलधन को ही खत्म करने की ठान ली थी। आखिर इस पागलपन की बाढ़ को ये लोग अपने रोजमर्रा की गृहस्थी के स्रोत में कैसे परिणत करते? नशा करने के बाद ही बीच में जो अवसाद आता है, उसे दूर करने के लिए आदमी फिर जो नशा चाहता है, वो नशा आशा कहाँ से जुटाती? इतने में विनोदिनी ने नशे का एक नया और रंगीन प्याला भरकर आशा के हाथ में दे दिया और इससे अपने प्रियतम को प्रसन्न प्रफुल्ल देखकर आशा को भी आराम मिला। अब उसे अपनी तरफ से चेष्टा करने की जरूरत नहीं रही। महेंद्र और विनोदिनी दोनों जब उपहास परिहास करते, आशा तब उनकी हंसी में शामिल हो जाती और जी खोलकर खूब हंसती रहती। ताश के खेल में महेंद्र जब आशा को बुरी तरह धोखा देता, तब वो विनोदिनी को पंच मानकर सकरुण अभियोग की अवतारणा करती और महेंद्र जब आशा से कोई मजाक या असंगत कोई बात कर बैठता, तो आशा इसी प्रत्याशा में रहती कि विनोदिनी उसकी तरफ से समुचित उत्तर देकर उसकी बात रख ले। इस तरह तीनों की सभा रोज जमने लगी।
किंतु इसका मतलब ये नहीं कि विनोदिनी के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो। रसोई, पानी, घर का और सब कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवा, सब कुछ पूरी तरह कर चुकने के बाद ही तब कहीं वो इस आमोद प्रमोद में शामिल होती थी। महेंद्र अस्थिर होकर कहता, नौकर नौकरानियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी में कर दोगी, ऐसा मालूम होता है। विनोदिनी कहती, काम न करके खुद मिट्टी होने की अपेक्षा ये अच्छा है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ। महेंद्र कहता, आज बदली के दिन। विनोदिनी कहती, सो नहीं होगा, गाड़ी तैयार है, तुम्हें जाना ही होगा। पर मैंने तो गाड़ी को मना ही कर दी थी। मैंने कह दिया था। कहते हुए विनोदिनी महेंद्र के कॉलेज जाने के कपड़े उठा लाती। महेंद्र कहता, तुम्हें तो राजपूतों के घर जन्म लेना था। युद्ध यात्रा के समय पति को अपने हाथ से कवच पहनाकर विदा करती। आमोद प्रमोद के प्रलोभन में कॉलेज से छुट्टी लेना या पढ़ने से जी चुराना विनोदिनी को कतई बर्दाश्त न था। इन सब बातों में वो कभी भी शय नहीं देती थी। उसके कठिन शासन ने दिन दोपहर का आमोद प्रमोद बिल्कुल उठ गया और इस तरह सायकाल का अवकाश महेंद्र के लिए अत्यंत रमणीय और लोभनीय हो उठा। उसका दिन मानो अपने अवसान के लिए प्रतीक्षा सा करता रहता। पहले कभी कभी ठीक समय पर रसोई नहीं बनती थी और इस बहाने से महेंद्र बड़े मज़े से कॉलेज जाने से रुक जाता था, किंतु अब विनोदिनी स्वयं व्यवस्था करके महेंद्र के लिए कॉलेज के समय से बहुत पहले ही रसोई तैयार करा देती है और ज्यों ही वो खा चुकता है त्यों ही उसके पास खबर पहुंचती है कि गाड़ी तैयार है। पहले उसके कपड़ों का ये हाल था कि कौन सा धोबी के यहाँ गया है और कौन सा किस अलमारी के किस कोने में पड़ा है, बहुत देर तक इस बात का पता ही न चलता था। और अब सब कपड़े बाकायदा तैयार मिलते हैं, किसी में ज़रा सिकुड़न तक देखने को नहीं मिलती। शुरू शुरू में विनोदिनी इन सब कामों के लिए महेंद्र के सामने आशा को हंसी हंसी में डांट दिया करती थी और महेंद्र भी आशा के इस निरुपाय अपटुत्व पर स्नेह से हंस दिया करता था। अंत में सखित्व के वात्सल्य में आकर विनोदिनी ने आशा का कर्तव्य भार उसके हाथ से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। घर का रूप ही बदल गया। अचकन का कोई बटन टूट गया है, आशा से कुछ करते नहीं बन रहा। विनोदिनी जल्दी से आकर हदबुद्धि आशा के हाथ से अचकन छीनकर चट से उसमें बटन टांग देती। एक दिन महेंद्र के लिए रखे हुए भोजन में बिल्ली ने आकर मुंह डाल दिया। आशा सोच के मारे व्याकुल हो गई। इतने में विनोदिनी ने रसोई में जाकर न जाने कैसे क्या क्या खटरा किया कि उस दिन का काम चल गया और आशा आश्चर्य से दंग रह गई। इस तरह महेंद्र खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, काम और विश्राम में, सर्वत्र ही नाना रूप में विनोदिनी के हाथ की सेवा का अनुभव करने लगा। विनोदिनी के बनाए हुए पश्मी जूते उसके पाँव में और विनोदिनी के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलबंद उसके गले में मानो कोमल मानसिक संस्पर्श के समान लिपटा हुआ है। आशा आजकल सखी के हाथ के प्रसाधन से सुंदर ढंग से सज धज कर और सुगंध लगाकर महेंद्र के पास पहुंचती है। उसमें मानो कुछ तो आशा का अपना होता है और कुछ और एक जनी का। अपने साथ श्रृंगार और सौंदर्य आनंद में गंगा जमुना के समान मानो वो अपनी सखी के साथ एक मेक हो गई हो। बिहारी का आजकल पहले जैसा आदर नहीं रहा, उसे अब कोई बुलाता ही नहीं। बिहारी ने महेंद्र को लिख भेजा था, कल रविवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ की रसोई खाऊंगा। महेंद्र ने देखा कि रविवार बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। चट से उसने लिख भेजा, रविवार को एक खास काम से मुझे बाहर जाना है। फिर भी बिहारी खाने पीने के बाद एक बार महेंद्र के घर की खबर लेने चला आया। नौकर से पता चला कि महेंद्र घर में ही है, बाहर नहीं गया। जीने से ही महेंद्र भैया पुकारता हुआ वो महेंद्र के कमरे में पहुंच गया। महेंद्र झेंप गया, बोला, सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, और तकिए के सहारे लेट गया। आशा इस बात को सुनकर और महेंद्र के चेहरे पर बेचैनी का भाव देखकर घबरा उठी। सोचने लगी कि क्या करना चाहिए और कर्तव्य निर्णय के लिए विनोदिनी का मुंह ताकने लगी। विनोदिनी अच्छी तरह जानती थी कि मामला चिंताजनक नहीं है, फिर भी अत्यंत उद्विग्न होकर बोली, बहुत देर से बैठे हो, जरा सो जाओ, मैं ओडिकोलोन लिए आती हूँ। महेंद्र ने कहा, रहने दो, ज़रूरत नहीं। विनोदिनी नहीं मानी। जल्दी से जाकर
ओडिकोलोन और बर्फ पानी मिला कर ले आई और आशा के हाथ में भीगा हुआ रुमाल थमाकर बोली, लो, महेंद्र बाबू के माथे से बांध दो। महेंद्र बार बार कहता रहा, रहने दो ना, रहने दो। और बिहारी किसी तरह हंसी रोककर चुपचाप बैठा अभिनय देखने लगा। महेंद्र गर्व के साथ सोचने लगा, बिहारी जरा देखे तो मेरी कितनी कदर है। आशा बिहारी के सामने लज्जा कंपित हाथों से अच्छी तरह पट्टी नहीं रख सकी। ओडिकोलोन की बूंद लुढ़क कर महेंद्र की आंख में गिर पड़ी। विनोदिनी ने आशा के हाथ से रुमाल छीनकर अपने निपुण हाथों से सावधानी से पट्टी बांध दी और दूसरा एक कपड़ा ओडिकोलोन के पानी में भिगो भिगो कर थोड़ा थोड़ा पट्टी पर निचोड़ दिया। आशा घूंघट को और भी जरा नीचे करके पंखे से हवा करने लगी। विनोदिनी ने स्निग्ध कंठ से पूछा, कुछ आराम मिल रहा है? इस तरह अपने कंठ स्वर में मधु उड़ेल कर विनोदिनी ने कनखियों से एक बार बिहारी के मुंह की तरफ देख लिया। देखा, बिहारी की आंखें कौतुक से हंस रही हैं। सारा मामला उसके लिए प्रहसन है। विनोदिनी ने समझ लिया कि इस आदमी को भरमाना आसान नहीं, कुछ भी इसकी नज़रों से छिपाया नहीं जा सकता। बिहारी ने हंसते हुए कहा, विनोदा भाभी, इस तरह की सेवा मिलती रही तो रोग घटेगा नहीं बल्कि बढ़ने की ही ज़्यादा संभावना है। विनोदिनी ने कहा, सो भला हम मूर्ख स्त्रियां क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में शायद ऐसा ही लिखा होगा। बिहारी ने कहा, हाँ सो तो है ही। सेवा देखकर मेरे सिर में भी दर्द शुरू हो रहा है, लेकिन मेरे जैसे जले भुने माथे को बिना इलाज के चटपट अच्छा हो जाना पड़ता है। महेन भैया के माथे में जोर ज्यादा है। विनोदिनी ने भीगी हुई पट्टी को उतारते हुए कहा, जरूरत क्या है मुझे, मित्र का इलाज मित्र ही करे। बिहारी रंग ढंग देखकर भीतर ही भीतर झुंझला उठा था। इधर कई दिन वो अध्ययन में व्यस्त था। इस बीच में महेंद्र, विनोदिनी और आशा ने मिलकर अपने आप इतनी उलझन पैदा कर ली है, ये उसे नहीं मालूम था। आज उसने विनोदिनी को विशेष रूप से देखा और विनोदिनी ने भी उसे अच्छी तरह देख लिया। बिहारी कुछ तेज स्वर में बोल उठा, ठीक बात है, मित्र का इलाज मित्र ही करेगा। मैं ही सिरदर्द लाया था, मैं ही उसे साथ लेता जाऊंगा। ओडिकोलोन का फिजूल खर्च मत कीजिए। और फिर आशा की ओर देखकर बोला, भाभी, इलाज करके बीमारी अच्छी करने की अपेक्षा बीमारी न होने देना ही ज्यादा अच्छा है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए आंख की किरकिरी का अगला भाग।